नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ। चूँकि पता चला बिहार की आप सबसे बड़ी महिला लेखक हैं और आपके नाटकों पे बहुत मंचन हुआ है, तो ये मेरे रिसर्च से बहुत ज़्यादा संबंधित है और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आगमन हुआ है आपके पास कि आपके द्वारा इन नाटकों के बारे में मैं आपके विचार जानूँ। आइए मिलते हैं उषा किरण खान मैम से। नमस्ते मैम। मैम, मैं चाहूँगा कि आपके कौन कौन से नाटक अभी तक मंचित हो चुके हैं उनके बारे में बताइए, और सिलसिलेवार से हर नाटक की कथा वस्तु, अगर आप अनकंफर्टेबल ना हो तो प्लीज़ बताइए। जी मैम। नाटक तो बहुत सारे मंचित हुए हैं जी लेकिन प्रमुख ये दो नाटक हैं जी हिंदी के, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के लेखक हैं। जी मैम। नाटक भी हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखे भी हैं, मंचित भी हुए हैं, पुरस्कृत भी हुए हैं। तो हिंदी नाटकों में ये दोनों नाटक, हीरा डोम और कहाँ गए मेरे उगना, ये दोनों नाटक बहुत मंचित हुए हैं। खास करके पहला नाटक है कहाँ गए मेरे उगना। पहले तो आपको इस वाक्य से लगेगा कि ये क्यों है कहाँ गए मेरे उगना। दरअसल ये नाटक विद्यापति के जीवन पर है। तो विद्यापति तो बड़े कवि थे, ये तो लोगों को पता है, और भी बहुत कुछ है वो लोगों को नहीं पता है, लेकिन कवि बहुत बड़े थे ये सबको पता है। तो विद्यापति एक कथानक है, उसमें कथानक ये है कि विद्यापति, चूँकि ये भी लोगों को पता है कि राजा शिव सिंह के दरबार के वो एडवाइज़र टाइप के थे, जिसको उनका नाम था सांधि विग्रहिक, ये पद था। सांधि विग्रहिक, जो संधि विग्रह कराते हैं तो एडवाइज़र ही हुए, और कवि तो थे ही। और संयोगवश वो राजा शिव सिंह के मित्र थे, परम मित्र। उनकी जो रानियों में से एक रानी लखीमा थी, वो विद्यापति के गांव की थी। तो इस तरह से बहुत सारा उनके यहाँ से संबंध था। जितने लोग विद्यापति का गान देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि जो भणिता लिखते हैं उसमें राजा शिव सिंह, रूप नारायण, ज़्यादातर उन्होंने उन्हीं दोनों को समर्पित किया है अपना गाना, क्योंकि अधिक समय रहे होंगे साथ। राजा शिव सिंह, रूप नारायण, लखीमा देई पति भाने, मतलब लखीमा के पति राजा शिव सिंह को हम ये समर्पित करते हैं, मैं विद्यापति। तो ये ज़्यादातर ऐसा था। अब ये जो इसका शीर्षक जो है वो एक प्रसिद्ध गीत है, उगना रे मोर कतय गेला। तो उसी का हिंदी अनुवाद है कहाँ गए मेरे मोरे कतय गेला। हाँ, मैंने आप कहाँ चले गए। अच्छा। अब जो ये उगना है, उगना महादेव को कहते हैं, शिव जी को। एक किंवदंती है विद्यापति के विषय में कि भगवान शिव इनकी भक्ति से इतने अधिक प्रभावित थे और इनके संगीत से कि भगवान शिव इनके पास ही आकर के इनका सेवक बन के रह गए। अच्छा, विद्यापति। तो एक दिन कभी विद्यापति को पता चला, कुछ पानी वानी मांगे, रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो जो पानी ला के दिए वो पानी उनको लगा गंगाजल जैसा, जबकि गंगाजल से उल्टे तरफ ही जा रहे गंगा से। तो ये बोले यही गंगाजल जैसा स्वाद आ रहा है। तो उगना बोले क्या मतलब आपको स्वाद आ रहा है, लेकिन वो पहचान गए, उनके माथे पर पानी का बूंद देखे वो, तो पहचान गए, उनका पैर पकड़ लिया और बोले कि आप साक्षात शिव है, आप सेवक की भूमिका में क्या। शिव बोले अगर तुम हमको पहचान ही गए हो तो हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। तुम हमको अगर विशेष रूप से ध्यान दोगे मेरे ऊपर तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम सेवक नहीं हैं तुम्हारे।
ऐसा करोगे तो हम चले जाएंगे। ऐसा संजोग कि विद्यापति की पत्नी उसको जो मार दी, उसको जब मार रही है लकड़ी से अपना, कौन मार रहा था मैम? पत्नी उनकी। अच्छा अच्छा। अरे तो बच्चा लड़का था, कुछ काम करने में कोताही किया होगा तो उनको अपना जैसे मारती है मैं मारी होंगी। जी जी। विद्यापति चिल्लाए जो, अरे भाई तुम क्यों मारती हो, साक्षात शिव है। तो वो बेचारी तो अब चका ही गई, वो भी भाग गया। बोला तुम हमारा पहचान बताए ना, अब लो भाग गया। वो जो भाग गया तो किंवदंती है कि विद्यापति उसी समय उगना रे मूर्खते गला गाते गाते उसको ढूंढने चले गए, जंगल में चले गए। जी जी। मैं ढूंढने जंगल एक तरफ भागा, शिवे जी थे। खैर तो ये इसीलिए वो गाना है, कहाँ गए मेरे उगना, उगना रे मूर्खते गला का ये अनुवाद है। यही गाना शुरू से अंत तक है उसमें। अब जो है रानी लक्ष्मी एक कहानी है इसमें, जो कहानी है। अच्छा, इसकी कथा वस्तु भी बताने जा रही हैं, ये भी है इसमें एक कहानी जो भी आपने बताया, वो भी इसकी एक कहानी है इसी के अंदर। अब जो पहला नाटक है आपका कहाँ गए मेरे उगना, उसमें से अभी एक कहानी छोटी सी आप जो बता रहे हैं कि उसकी उसी की है, और अब मूल कहानी बताने जा रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं। मैं मूल कहानी बताऊँ जी। उसकी मूल कहानी है कि राजा शिव सिंह को दिया था तुगलक का दिया हुआ राज्य था। राज्य शहंशाह होता है तुगलक, और उसके बाद सूबेदार होता है जो जी जी। साथ आसपास रहता है, जो कि टैक्स लेता है। जी। तो शुरू में उसको टैक्स उनका नहीं लेता था। बिल्कुल बदमाश सूबेदार होता तो मांगता भी था। ये टैक्स नहीं दे रहे थे तो लड़ाई किया। अच्छा, शिव सिंह अभी टैक्स नहीं दे रहे थे तुगलक को, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, जी। तो लड़ाई किया। लड़ाई में एक बार हरा दिया उन लोगों को, फिर भी कैसे न कैसे क्या शिकायत हो गया। तुगलक भी तो 3 था, एक चला गया था उनके बाप दादा के टाइम में था, अभी दूसरा वाला तुगलक था। तो उसको पता चला कि अच्छा ये टैक्स भी नहीं देता है और लड़ता भी है। तो वो जो गया था, ये भी गए थे अपना शिकायत लगाने। जी जी। तो लेकिन इनको रख लिया, बंदी बना के रख लिया। अच्छा, तुगलक शिव सिंह को। अच्छा, हाँ। दिल्ली का शासक जो उस समय तुगलक था उसने? हाँ, उसने उसको उनको रख लिया। तब है राजा को रखा है तो इज्जत से रखे हुए था, लेकिन उनको नज़रबंद करके रख लिया। अब सब माने परेशान, तो विद्यापति ही गए, उनको छुड़ा भी लाते थे। इस तरह का उनका था ही, गुण ही रहे ऐसा था। तो विद्यापति वहाँ गए छुड़ाने के लिए, और छुड़ा के ले भी आए। अपना वो है नाटक में वो पोर्शन। उसके अलावे अपना अच्छा से थे वो। ई तो है उगना के पीछे भागे। इधर क्या हुआ कि फिर मगर खुन्नस खाए हुए था सूबेदार, फिर लड़ाई इससे ठान लिया। इस लड़ाई में लगा कि अब हार जाएंगे। तो ये जो है सो अपना माने मोहर और पगड़ी लेकर के किसी दूसरे सेनापति को दे के उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मी को ये दे देना, और चाहे वो खुद राज करें या पद्म सिंह उनके छोटे भाई से करावे, और हम उनको संतान नहीं थी, तो हम जा रहे हैं सेना का संधान कर। तो जंगल की ओर चले गए तो आज तक नहीं मिले। जैसे सुभाष बोस नहीं मिले, शिव सिंह भी नहीं मिले। मैम, ये किंवदंती पे आधारित है कि सत्य घटना पे आधारित है कि वो वापस नहीं आए, ये चले गए? ये तो सच है, ये सच है। कहा कि ये तो राजा थे, उनके बारे में रिकॉर्ड है। जी। नहीं मिले। रे भाई, जंगल जब गए होंगे तो बाघ सिंह खा गया, जंगली का कौन है ठिकाना? मैंने वो बेचारे को सेना नहीं अगर संगठित हुई होगी तो शर्म के मारे लौटे भी नहीं होंगे। बाघो सिंह खा जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लौट के नहीं आए। शिव सिंह जंगल गए तो लौट के नहीं आए। तो ये तात्कालिक सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई।
अच्छा मैम, ये बताइए इस नाटक में आपको स्त्री विमर्श का कोई एलिमेंट दिखा जो आपने लिखा है, आपने डाला है उसमें स्त्री विमर्श का कोई एलिमेंट? अपने समय के अनुसार जी मैम। मिथिला में स्त्रियां थोड़ी ज़्यादा सशक्त होती हैं उस समय? कभी भी, मैंने, क्योंकि अगर धर्म और नीति से बंधा हुआ लोग है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा इसलिए हैं जी कि स्मृतियाँ जो हैं जी धार्मिक आधार पर, जी चूँकि हम इतिहास के आदमी हैं इसीलिए सब जानते हैं, प्राचीन इतिहास के आदमी हैं, जी तो जैसे मान लीजिए कि आपको वेद में तो बिल्कुल मुक्त थी स्त्रियाँ, उसके बाद धीरे धीरे जब बंधन आने लगा और जब स्मृति के अनुसार स्त्रियाँ चलने, स्त्री की पुरुष की पूरा समाज, जी मतलब स्मृति के अनुसार समाज चलने लगा, तो हमारे मिथिला में मनुस्मृति नहीं चलता। जी जिस मनुस्मृति पर इतना हंगामा होता है जी वो मनुस्मृति से मिथिला नहीं चलता है। अच्छा जी। हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति चलती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति तो उदार है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने नाटक में स्त्रियों को एक सशक्त छवि के रूप में दिखाया है जो तो रानी बनती थी ना, जी मैंने राजा थ्रोन उनको देते थे, तो मिथिला में उन्हीं के इसमें जी मतलब ओइनवार वंश था उनका, तो ओइनवार वंश की रानियों के साथ कभी या स्त्रियों के साथ जी कोई बुरा व्यवहार नहीं होता था। और उसी वंश की रानी लक्ष्मा जंगल में थी लेकिन उनके नाम का ही रुक्का चलता था। जी और उसके बाद रानी विश्वास देवी नाम की पद्म सिंह की पत्नी विश्वास देवी जी भी थ्रोन पर बैठी थी उनके पति के मरने के बाद। विश्वास देवी, हाँ, एक मिनट में, विश्वास देवी की सिंहासन में बैठी थी ना मैम? हाँ, किसकी पत्नी थी मैम? राजा पद्म सिंह। अच्छा, राजा पद्म सिंह। और मैम और कुछ आपको लगता तो है? स्त्री विमर्श अगर आप देखेंगे तो यही है कि रानियों को तो दिया गया है, मुक्त किया गया है तब, लेकिन आज के लिहाज से आपको स्त्री विमर्श अगर देखने लगेगा तब तो वहाँ पर जरूर ही एक व्यक्ति अगर 2 शादी कर रहा है, 4 शादी कर रहा है तो इसको तो कोई स्त्री विमर्श साथ नहीं कर देता। क्या मैं स्त्री विमर्श? हम उसको अच्छा नहीं मानते। हाँ, वो तो एक पुरुष अगर 2, 3, 4 शादी कर रहा है, जी स्त्री विधवा होती है तो विधवा ही रहती है, वो तो नहीं दूसरी शादी करती है। सही बात है। तो आज के मानक से आप उस समय को नहीं जज कर सकते, लेकिन उस समय के समकालीन मानक के हिसाब से जी मैम। बेहतर स्थिति हाँ, मिथिला की थी। अच्छा मैम, आपका जो दूसरा नाटक है नहीं, इसमें भी एक बात है खास, हाँ मैम, वो मैं जरूर, क्योंकि हम दृष्टा हैं, हम उपन्यास का मतलब इतिहास के व्यक्ति हैं जरूर, लेकिन हम तत्कालिक सभी बातों के दृष्टा नहीं हो सकते। तो उसको कोई कह रहा है हमको, तो नाटक में हमने एक प्रयोग किया लिखने में, और उसको बहुत खूबसूरती से हमारे निर्देशक ने लाया है। जो एक खास बात है, इसकी चर्चा होनी चाहिए, वो ये कि ये पूरा नाटक नरेट होता है मिथिला के 3 विशिष्ट कवि लेखकों के द्वारा। अच्छा, वो पात्र हैं इसमें, नागार्जुन, रेणु और राजकमल। नागार्जुन, रेणु और राजकमल, और राजकमल, ये तीनों मिथिला के व्यक्ति हैं। जी। तो इन तीनों के द्वारा नरेट होता है नाटक। मतलब आपने इन तीनों को नाटक में रखा है, ये तीनों ये नाटक को नरेट कर रहे हैं? हाँ, तो बीच बीच में आते हैं
नरेट करते इस नाटक को, और नाटक आगे बढ़ता जाता है। सूत्रधार के रूप में देखेंगे नहीं, नरेटर लगभग सूत्रधारी समझिए। हाँ, लगभग सूत्रधार, सही बात है। हाँ, तो राजकमल चौधरी की बात कर रही हैं आप? राजकमल चौधरी। और ये थोड़ा नया एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कि इतने बड़े राइटर लोग सूत्रधार के रूप में इस नाटक को नरेट थोड़ा हट के, लीक से हट के, और उसको बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। जी मंचन जो किया है जी, अरे हम लिखने वाले लिख देंगे, मंचन करने वाले ने हाँ बहुत सफलतापूर्वक इसको मंचित किया है। जी। अच्छा मैम, हीरा डोम के बारे में आप... हाँ, वीरा में। जी मैम, हीरा डोम की कथा वस्तु क्या है, और इसमें तो स्त्री विमर्श हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी कथा वस्तु क्या है? हीरा डोम की कथा वस्तु ये है कि एक तो पहले हीरा डोम नाम के जो व्यक्ति थे, जी उनके नाम से सिर्फ एक कविता मिली है, जी, अछूत के शिकायत। अछूत की शिकायत। हाँ, अब वो जो अछूत के शिकायत कविता बहुत लंबी कविता है, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जी, तो बहुत जब सारी बातें लिखी हैं जी, तो उसके आधार पर हमको ये नाटक गढ़ने का मन था। जी, तो उस आधार पर हीरा डोम हाल के आदमी थे, मतलब 19वीं सदी में, तो उनकी 1916 में कविता छपने का है। जी, अब लोग कहते हैं कि हीरा डोम नाम का कुछ कंकॉक्टेड है, उससे हमको क्या मतलब। हम देख रहे हैं कि हीरा डोम के नाम से एक कविता 2 पत्रिकाओं में छपी हुई है, और उस पर बहुत लिखा हुआ वो है। कौन सी पत्रिकाएं थी आपके? चांद चांद में और सरस्वती। जी, हाँ, तो ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले छपा। तो ये जो मान लीजिए कविताएं हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ये कविता लंबी कविता है और बहुत सारी बातें हैं। हीरा डोम नाम है, अक्षर जो भी उनका, अब चूँकि वो दफ्तर था चांद का, जी, तो वहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का हस्तलिखित बहुत कुछ होगा, डायरी, पेपर्स लोगों ने प्रिजर्व करके रखा था। तो उस प्रिजर्वेशन में जो ये है सो उनके हाथ का लिखा हुआ। अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही लिख दिया हीरा डोम नाम से, ये कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जिससे कि हम भी बिलीव करते हैं दूसरे साइड कि भाई वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था हीरा डोम, जी, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होने पर भी कवि था। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव घर में एक से एक कविता बखान कर रहा है। तो ऐसा वो होगा जो कविता बखान कर रहा होगा, जी, और उन्होंने उसको नोट किया होगा, स्वाभाविक है। जी, जैसे कबीर के विषय में कहा जाता है इतने बड़े तत्वज्ञानी थे, इतने बड़े वो कवि थे, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके लिए कातिब होता था जो लिखता था। तो ऐसे तो लोग होते ही थे। जी, जी, हम भी उसको बिलीव करते हैं जो ये बिलीव करते हैं, क्योंकि वो जो लिखा है वो अत्यंत भोगा हुआ यथार्थ लिखा हुआ है। तो हम ये इस तरह पर मंथन होते होते हमने इस नाटक को लिखना शुरू किया, मगर उसके बारे में जो बहुत सारा साहित्य पढ़े उसी के लिहाज से ऐसा लगा कि कई आदमी था। हीरा डोम नाम का एक पटना में अस्पताल जो था, वहाँ जो लोग ऐसे वैसे मरा हुआ जो है मर्डर सब मिलता था, उसे पोस्टमार्टम जी, विभाग में हीरा डोम नाम का व्यक्ति था। वो जो डोम लोगों की प्राय आदत बिहार में, हाँ बिहार, वो डोम लोगों की आमतौर पे आदत होती है, वो ढोल बजाता है, गाता है, सब तो पहले बहुत पहले ही चलता रहा। तो इस तरह का आदमी था। वो डोम का परिवार भी यहाँ का नहीं था, वो बनारस से आया था। जो हीरा डोम जो व्यक्ति था बिहार का, और उसके बाद यहाँ पर वो
मनमौजी था, गाता नाता रहता था। तो ये मतलब यहाँ पर जो रिकॉर्ड वगैरह में है ऐसा, जो ढूंढने वाले लोग हैं वो लोग ढूंढे इस तरह का। ये सब हमको पका पकाया मटेरियल में मिला था। और वो जो है सो उसको सजे के तौर पर पटना से ट्रांसफ़र करके हजारीबाग भेज दिया गया पोस्टमार्टम विभाग में। तो डोम सब का वही काम होता था। जी जी। उसके बाद लेकिन हजारीबाग में रहा नहीं, चला गया कहीं। हल्ला गुल्ला हुआ कि गाने नाचने वाला था, अपना गाने नाचने में चला गया। ये कहानी, उस कहानी के आधार पर हम क्या नाटक लिखते। जी हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन लिखने का मन था। तो एक घटना हुई थी, दुर्घटना बिहार में। जी। ये जो मंदिरी नाला है, इस नाला के ऊपर डोम लोगों का बस्ती है। डोम खाना अभी भी कहते हैं हम लोग। जी जी। जैसे हम लोग कहेंगे ये चीज़ तो ये लोग कहेंगे हाँ डोम खाना के पास है। तो डोम खाना है। तो उस डोम खाना में एक लड़का था। ये तो इम्पोर्टेंट जगह इसलिए है, इस साइड पूरा पटना में अधिकारियों का बंगला था और उस साइड पटना है। तो जिसको बांकीपुर कहा जाता था पहले, इधर तो सरकारी इजाज़त है। तो इसलिए डोम लोगों का तो साफ सफाई का अपना था क्वार्टर सब में, इसलिए बसा हुआ होगा बड़ा आराम से। अब ये है कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे उस समय का। तो इन्होंने वो ठकैता नाम का एक लड़का था जो मैट्रिक पास किया था। गाना बजाना तो करवे करता है वो लोग, लेकिन वो ठकैता जो है वो थोड़ा मैंने था, देखने में भी अच्छा था, गाना बजाना करता था, मैट्रिक पास कर गया। अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी या कुछ ऐसा, जबकि झट से मिलना चाहिए। ठीक है जो भी था, लेकिन अपने माँ बाप की जगह पर अगर तबीयत खराब है कुछ है तो साहब लोग कह रहे कि काम भी करके आ जाता था उसका बच्चा। तो ये सच्चाई हम कह रहे हैं, सच्ची बात। इस ठकैता को एक पुलिस अफसर थे, DIG रैंक के थे या SP रैंक के थे, याद नहीं उनके पिताजी भी पुलिस अफसर थे। म्यूजियम के आसपास उनका क्वार्टर था, अभी भी है घर, क्वार्टर नहीं घर अपना। तो उन्हीं के यहाँ साफ सफाई के चक्कर में पता नहीं कौन बात हुआ था, जो उनको ये उसको चोर कहा कि उसके वो घड़ी चोरी कर लिया है और उसको पकड़वा के क्या है कोतवाली में उसको बंद किया गया, बड़ी मारा पिटा गया। मैंने हम लोग को तब पता चला जब उसका वो मर गया। बाद में पता चला कि उसके पीठ पर चढ़ के SP साहब की बीवी लंबी चौड़ी थी, खूब उसको मैंने मारी, क्या मैंने कैसे की, जो भी हुआ वो मर गया। बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ये पटना में हमको लग रहा है कि ये मामला होगा आपको जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे 80 के दशक में। तो उस समय बहुत हंगामा हो गया और चारों तरफ से एकदम से समझिए जो तमाशा हो गया। लेकिन कर्पूरी जी तो कर्पूरी जी थे, वो वहाँ से अपना पैदल दौड़े हुए अपना हाय हाय मेरा बच्चा करते अपना आए और आ करके सो मैंने खूब अपना रोए गाए और हल्ला किए, हॉस्पिटल गए और उसके बाद सो डेड बॉडी का दाह संस्कार के लिए उनके रोने गाने से सब मैंने ये हो गया, स्थिर हो गया और दाह संस्कार के लिए तैयार हो गया। कर्पूरी ठाकुर अपना उठाए चचरी, एक तरफ कंधा दिए और बाँस घाट करके गए और इस तरह से उसका दाह संस्कार हो गया। ठीक है तो सच्ची कहानी। अच्छा ठीक है, नाम था लड़के का ठकैता ठकैता डोम नामी था। उस पर बहुत लोगों की कविताएं हैं। तो मैम अगर लड़का ठकैता डोम है, इस पे कहानी है, तो कहानी का नाम हीरा डोम क्यों बता रहे? हीरा डोम मैंने हम जो कहानी लिखे हैं उसमें हम ठकैता के रूप में उसका जन्म लेता हुआ दिखा रहे हैं।
क्योंकि हीरा डोम ठकैता के रूप में जन्म लेता है। काहे कि हीरा डोम जो था जी वो भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तब तो ज्ञान करता था, बतियाता था। इसीलिए हम उसको इसके रूप में जन्म लेते हुए दिखाते हैं। एक कहानी बुने, इसीलिए हम पहले कहानी लिखे। जी उस कहानी पर नाटक से कोई मतलब खास नहीं है, लेकिन एक माने बीज हुआ वो। तो मैम तो कथा ठकेता हो सकता है, जी लेकिन हमने हीरा डोम इसलिए दिया कि हमको हीरा डोम के उस गीत को देना था। पूरा नाटक उस गीत पर आधारित। अच्छा, पूरा नाटक नाटक में कैसा गीत है, अच्छा। हमने के मार मारी कौन चीज तोड़ डाले, भोजपुरी में है। जी मैम मैंने एक चीज है। अच्छा, उसमें हम थोड़ा सा धार्मिक बताए हैं हीरा डोम को। अच्छा उसका एक कारण ये है कि हमने 2 लाइन है उसका, असल वो आकर्षित किया हमको, और ये बात हमको हमेशा आकर्षित करती है। जी क्योंकि हमारा भी जो निर्माण कला मंच ग्रुप है नाटक का, जी जी मैम निर्माण कला ग्रुप मंच है आपका। हाँ, जिसके हम अध्यक्ष हैं, जी मैम संजय उपाध्याय सचिव हैं। अच्छा अब बहुत पुराना ग्रुप है वो। तो उस ग्रुप का काम ही स्लम में काम करना, जी और स्लम है डुमखाना, सैदपुर का डुमखाना। है ठीक, हमारा ही कहना है। उसमें 2 लाइन है, वो जो कविता है पूरी लंबी, जी उसमें 2 पंक्ति है। जो मैंने इतना जो हमको तकलीफ मिल रहा है, सो हम इसीलिए ना कि हम अछूत हैं। तो कविता का नाम है अछूत के शिकायत। अछूत हैं तो हमारा तो कभी कभी मन करता है, मन कर रहा है कि साहबे की सुनाई, इस सारा दुख जाके हम साहब को सुनाएं। साहब यहाँ पे कौन है मैम? अंग्रेज, अच्छा उसमें अंग्रेज था ना, 1416 में कौन था? साहबे के सुनाए, लेकिन डरता नहीं, हाय राम धर्म न भ्रष्ट हो जाए। वो उसके मन में शक है कि हम साहब के पास जाएंगे तो मेरा धर्म बदल देगा। कहेगा जो कहाँ हो तुम, आ जाओ इधर हमारे तरफ। तो हम ये हमेशा से कहते हैं और मानते हैं कि ये जो हिंदू नाम का धर्म है, ये धर्म का जो बहुसंख्यक है, धर्म में बहुसंख्यक, वो यही लोग हैं। और कौन सा सुख पर है? मैंने किस लिए वो ये बात कह रहा है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? उसको कौन बना रहा है कुछ? अरे उसका छाया से छुआ रहा है। और तब वो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि एक मनस्वी आदमी उस धर्म की चर्चा करता है, जो धर्म वाला उसको अंत्यज कहता है, उसको मनुष्य नहीं कहता, अंत्यज। आप उसकी छाया से छुआएगा तो छुआ जाए। तो मेरे मन में उन्हीं दोनों पंक्तियों से मन में हुआ कि हीरा डोम को कम से कम नाटक एक व्यक्ति को खड़ा कर देना चाहिए हीरा डोम के लिए। ये मेरे मन में बात है। ऐसे ऐसे होते होते तो अछूत की शिकायत चला जाएगा। अब तो कम से कम एक शरीर है उसके पास, एक वजूद सामने खड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा साहब के पास जाएंगे तो हम इस तरह से लिखे। अब आपका एक और प्रश्न है, लोग क्या कह रहा था, आप ये पूछिएगा तो हम बताएंगे कि लोग आपके नाटक पर क्या बोले। जी जब मंचन हुआ जी जी तो पहले तो मतलब उगना वाला हम बोलेंगे बाद जी में, जी लेकिन अभी अब चूँकि हीरा डोम की चर्चा है जी तो हम आपको कहेंगे कि बहुत ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने उसको थोड़ा सा जो उस व्यक्ति को हम जो धार्मिक टच दे दिए तो रख देते कि वो काम करके आता था, नाटक भी करता था, उसके बाद वो बहुत लीन हो जाता था। देखिए जो व्यक्ति कवि होगा, लेखक होगा,
डिफरेंट काम करेगा अपने समाज से थोड़ा, तो वो कुछ तो विचारक होगा। और उस समय किस तरह का विचार उसके मन में आएगा, उसको ये नहीं पता है। देखिए, उसके साथ डबल ये गुलामी है उसको। एक गुलामी, देश की गुलामी है, उधर तो उसका दिमाग होने जाता है। सबसे पहली गुलामी है कि वो नॉन एंटिटी है। एंटिटी है, मतलब कुछ भी नहीं है। वो कैसा नागरिक है उसको पता नहीं है। ये बात। लेकिन उस व्यक्ति को तो विचारक है वो, तो वो विचार कहाँ से आता है, कौन उसको क्या सिखाया है? वो विचार अपने मन में वो किसी परम पिता को ही सोच के आता है। वो जो राम है और कृष्ण है, उन्हीं को सोच के आता होगा। लेकिन उसके सामने तो वही है। जो राम जी हैं तो सबरी का जूठा खा लिए, और कृष्ण जी जो हैं तो सबके साथ खेलते थे। मेरे कहने का मतलब, ये सब तो सुनता ही होगा। ये तो सुनता है, कहीं भी बैठ के सुनता है वो। तो हमारा ये कहना है कि इसीलिए भाव क्या आता है, इसी तरह का भाव आता है। तो ईश्वर से शिकायत कर रहा है। तो हमारे ऊपर ये बहुत सारे इस तरह के लोगों का आरोप कि आपने उसका ब्राह्मणिज्म की ओर क्यों उसको ले आए। हमको कोई मतलब नहीं ब्राह्मणिज्म से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तो हम एक सूखा क्या बनाते। हमने लोगों को चैलेंज किया कि अगर आप लोगों ने सन 1995 या सन 2000 तक हीरा डोम नाम की कहानी तक नहीं लिखी, नाटक कौन कहेगा, तो अभी ही लिख दीजिए, बनाइए। आप क्या बनाना चाहते, एक ही विषय पर 100 नाटक होता है, तो आप बनाइए। हाँ, हमको वही सूझा। और हम इस बात के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं कि हीरा डोम को हमने आध्यात्मिक व्यक्ति बना दिया। क्यों? एक जो दलित है आध्यात्मिक नहीं होता है, होता ही है। हम तो रैदास नहीं थे, तो इसीलिए। और चाहे अपने ये जो हैं कबीरदास, राम राम राम, मैं तो राम की बहू रिया, तो आध्यात्मिक थे ना भाई। तो इसीलिए ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है और है, और हम चैलेंज भी किए हैं कि भाई एक अच्छा नाटक, कहानियाँ लिख लो, कुछ सही है, लिखो जो मन में आए। 100 लिख सकते हो, नहीं लिख रहा, मगर हमने लिखा। और हम आपको और कीजिएगा, बहुत सारे आपके पास लेखक हैं। मेरा विषय कोई नहीं छू सकता, क्योंकि हम लोग से अलग हैं, क्योंकि हम ठेठ गाँव के आदमी हैं। एक तो बिहार का आदमी, वो बिहार में ज़िंदगी बिताना, वो भी यहाँ, और यहाँ पर बगल में मेरा गांव है, तो हम गांव के आदमी हैं। और अभी भी संबंध रात दिन का रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात ना कोई समझ रहा है ना कुछ। जी मैम। ए शकुन है जी, अरे इनको चाय दो ना। मैम रिकॉर्ड हो जाएगा मैम। मैम, हीरा डोम नाटक में स्त्री विमर्श का क्या कोई एलिमेंट आप देखते हैं, आपने रखा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हीरा डोम नाटक में जब हीरा डोम का पार्ट है, तो उस समय पादरी है। जैसे जब ठकैता वाला पार्ट है, उसमें अधिकारी और उसकी पत्नी है। और जो हीरा डोम वाला पार्ट है, उस पार्ट में पादरी है, और पादरी के यहाँ काम करने वाली एक मतलब अनाथ लड़की है, जिसको वो शिक्षित करके और अपने इसमें धर्म में ले लिया। अच्छा, पादरी। हाँ, और वो लड़की जो है सो हीरा डोम के पास रहना चाहती है, जिसको वो पादरी इसलिए उसके खिलाफ रहता है कि वो क्रिश्चियन है। क्योंकि वो लाइन जो हम 2 लाइन उद्वेलित करता है जी,
उस 2 लाइन में वो फिट नहीं बैठती है, तो वहाँ पर स्त्री विमर्श आता है कि वो लड़की क्रिश्चियन हो गई है या बना ली गई है, फिर भी वो अपने आप पर स्वतंत्र नहीं है। तो पादरी चाहता है जो वही करना पड़ता है, जी क्या बोल वही उसको करना पड़ता है। मतलब तो यहाँ स्त्री विमर्श यही है कि स्त्री को यूरोपियन जो थे, जो आपको 20वीं सदी के शुरू में, जबकि वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा हुआ मानते हैं, उस समय स्त्री विमर्श हमारा यही है कि उस समय भी उनकी स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। तो इस बात पर वहाँ पर कुछ बातचीत है। बार बार वो हीराडोम से कहती है कि हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, मतलब उसके मन में ये भाव जगता है। जी इसमें है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श है, ठीक है। अच्छा मैम, मैं ये बोल रहा था, इसका टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? इसका टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? टेक्स्ट जी मैम बताइए। जिस समय हम लिख रहे थे कहाँ गए उगना नाटक, कहाँ गए मेरे उगना, तो हमारे मैथिल बंधुओं को ये बात पता चली थी और उसका रिहर्सल भी शुरू हो चुका था, क्योंकि उसमें गायन बहुत है जी और गायन में विद्यापति का गीत है, तो धुन बनता था, हो रहा था। वो विद्यापति भवन में ही हमने कमरा लिया था, वहीं रिहर्सल हो रहा था। तो धीरे धीरे उन लोगों को पता चल गया कि क्या है कथा में, तो उन लोगों को ये पता चला कि रानी लक्ष्मण जंगल में चली गई थी, वो भी राजा शिव सिंह को ढूंढने जंगल चली गई, कई साल नहीं थी, और विद्यापति भी जंगल में, दोनों मिल गए थे, वो उगना को ढूंढ रहे थे, और तब उसमें आइडिया ये था कि शिव की तलाश में है, मतलब शिव सिंह शिव है, उगना शिव है जी ये लोग शिव की तलाश में टाइप की अपना जो भी नाटक वैसे ही आगे बढ़ता है। मगर रानी लक्ष्मण हैं मंच पर, जी तो हमारे मैथिल बंधुओं ने, कुछ लोगों ने जो थोड़े से कंजर्वेटिव, उन लोगों ने कहा कि हमारी रानी को मंच पर ला रही हैं, ये बहुत गलत बात है। तो हमने समझाने की कोशिश की कि तो रानी है अभी, कि रानी जा रही है, एक्टर जा रही है, नहीं बोले कि रानी लक्ष्मण बन गया ना, वो मंच पे जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और मैंने पहले दूसरे मंचन में आया नहीं, और तीसरे दिन आया भी तो बहुत मैंने सिर झुका के आया, बिना कुछ बोले चला गया। मतलब बुजुर्ग लोग सब, समझदार लोग, ये हुआ। तो मतलब शुरुआत में काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है, हाँ। उसके बाद हाँ, उसके बाद तो अपना क्या करेंगे, जब वो हो ही रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे। मैम आपके कुल मिला के कितने नाटक हैं मैम? 2 तो ये हो गए, तीसरा डैडी खो गया। हाँ, डैडी बदल गए। अच्छा डैडी बदल गए, जी मैम। और मैम 7 भाई चंपा। 7 भाई चंपा, मतलब चंपा के 7 भाई, कहने का मतलब ये है, जी मैम। और वह कात्यायनी की एक कविता है 7 भाई चंपा, जी तो उस कविता का भी इस्तेमाल उसमें हुआ, तो इसीलिए 7 भाई चंपा शीर्षक दिए। जी मैम। और मैम और कौन सा नाटक आपने लिखा है? और बहुत सारा नाटक सब है, हमको उतना याद भी नहीं है। एक है एक बम हजार गम, एक बम हजार गम, बच्चा लोगों का नाटक, हजार गम। गम। उसके बाद गोनू झा का कुछ छोटा छोटा नाटक है, जी। कहानी सबका नाटक बनाया हुआ। मैंने ये सब हिंदी नाटक है। जी हिंदी वाले, अच्छा जी मैम। अच्छा मैम, एक सवाल है कि पटना में रंगमंच की स्थिति को आप किस तरीके से देखती हैं?
ऐसा लग रहा है कि पटना तो रंगमंच से बहुत चार्ज, मैंने जब वो इतना लोगों को नाटक करने का बच्चों को मन करता है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, हम इसमें भी नहीं दो राय देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने से लेके करने तक, म्यूजिक तक सबका सेंस है जी। थोड़ा सा उनको ज़रा सा सहारा मिल जाता है तो ये लोग खूब करते हैं। जब इनके पास स्टेज नहीं था बिल्कुल, तो ये लोग नुक्कड़ नाटक भी बहुत किए, अभी भी करते हैं, बहुत करते हैं। और ऐसा नाटक हमने बहुत कम देखा है जैसा पटना वाले लोग करते हैं। कम साधन में भी ये लोग करते हैं नाटक, क्योंकि ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है एक दूसरा टाइप का। मतलब पहले हमको याद है कि टिकट बेच करके लोग नाटक करते थे, आजकल बिल्कुल इधर टिकट नहीं चल रहा है जी। टिकट बिल्कुल ले नहीं रहा है। उसका कारण बदला है लगता है, जैसे जब सिनेमा हॉल नहीं चलता है जी। तो नाटक भी कौन टिकट लेके जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि व्यावसायिक स्तर पर यहाँ रंगमंच नहीं फल फूल रहा है। नहीं पनप रहा है। ऐसे करने के स्तर पर काफ़ी बच्चे करते हैं जी। और तब उसका आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। शाम को अगर आप कालिदास रंगालय जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा बच्चों की भीड़ करता रहता है, बाहर करता है, भीतर करता है, जहाँ जगह मिलता है वहाँ करता है। उसके अलावा आप प्रेमचंद रंगशाला जाइएगा, वहाँ भी देखिएगा 3-3, 4-4 ग्रुप रिहर्सल करता रहता है, जबकि कोई सुविधा नहीं है। भीतर में आपको मिलेगा ड्रामा करने के लिए एक स्टेज, तो पटना में इच्छा बहुत लोगों को है, लेकिन साधन नहीं है। साधन नहीं। मतलब तो क्या गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं कर रही है? गवर्नमेंट यहाँ की जो है ना वो रिलक्टेंट जरूर है जी। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत कम ही सरकारें आई, जो आई तब ना उन्होंने बनाया, संगठन तो बनाया, जी। जैसे ये तो बना हुआ है, जी। हर साल अनुदान के लिए मांगती है, लोग देते भी हैं और उस पर बैठ जाते हैं। अनुदान ठीक से नहीं मिल पाता नहीं टाइम पे। मिलता। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी बच्चे को खर्चा 50,000 उसको लगेगा उसमें, और उसमें आप उसको 10,000 दीजिएगा तो ऐसे ही भी कम है, वो 10,000 भी आप नहीं अगर दे रहे हैं तो आखिर कोई भी बच्चा सरवाइव कैसे करेगा? नहीं करेगा। ये दिक्कत बहुत है, फिर भी लोग करते हैं। तो पटना में इच्छा बहुत है, करता भी है बच्चा लोग, लेकिन साधन नहीं रहने के कारण थोड़ा पिछड़ जाता है। अच्छा मैम, यहाँ पे पुरुष निर्देशकों के बनिस्पत महिला निर्देशकों की क्या स्थिति है आपके अनुसार? ज़्यादातर तो पुरुष ही निर्देशक हैं जी। लेकिन इधर 10 साल के अंदर में महिला निर्देशिकाएं ऊपर आई। जी। सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी कुछ पहले हम लोगों ने महिला निर्देशिकाओं का कुछ यहाँ पर कराया जी। बाहर से बुलाया लोगों को, तो ये देख करके लड़कियों के मन में कॉन्फिडेंस आया होगा, हमको लग रहा है कि मान लीजिए आसाम से, बंगाल से, दिल्ली से, बम्बई से अगर हमने निर्देशिका को बुलाया तो ये देखिए यहाँ वाली लड़कियों को भी आया होगा, तो यहाँ कॉन्फिडेंट होगा कि कुछ निर्देशिकाएँ निकली, जैसे मोना झा है जी। जैसे हमारी शारदा सिंह है, ये लोग सब निर्देशिकाएँ हैं। अच्छा मैम, बहुत नहीं है, कम है, मतलब कि अभी भी बनिस्पत निर्देशिकाएं महिलाओं में कम ही आ रही हैं। बहुत कम है। जैसे हमारे निर्माण कला मंच से कह देंगे संजय उपाध्याय कि हाँ फलानी तुम करो निर्देशन, तो करेगी, मगर नजर रहती है ना उसकी। तो हम अपने मन में कहते हैं कि संजय रहते हैं बैठे हुए और कर रही है वो, तो उसको मालूम है कि नजर है, क्योंकि उसके बाद उसकी कमी बेसी वो बताते होंगे। जी जी जी। बताते ही होंगे जी। तो, लेकिन इस तरह से तैयार कर रहे हैं। अभी तक ये मत समझिए, हमको ऐसा लगता है कि
कि अभी तक जैसे मान लीजिए मोना कर रही है, जी। परवेज की नजर रहती होगी जी। कि कैसे कर रही है। तो वो हम ऐसा सोचते हैं कि एकदम से उठ के खड़ी हो गई, जबकि जब लड़कियां कॉलेज में स्कूल में पढ़ती होती और वहाँ जो होता है कोई लड़का नहीं आता है बाहर से, ये हम अब बहुत बाद में देखे हैं बिहार में। जैसे ही कनकप्रिया लोग वहाँ पढ़ रही थी एलेसार वगैरह में, तो वहाँ अभी तनवीर जैसे लोग आते थे उनको ड्रामा डायरेक्ट करने। यहाँ ऐसा नहीं होता था, तो बाद में ये शुरू हुआ है। लड़कियाँ खुद टीचर प्रोफेसर तो अपने समय में कर चुकी है, होता थोड़ी है, थोड़ा बहुत कर लेता, लेकिन वही लड़की जब स्टेज पर खुद जाती है तो आमतौर पर ये जो अच्छा मैम, एक बड़ा सवाल है कि हमारे जो रंगमंच में हमेशा एक वस्तु जो है, वस्तु मतलब कहानी या उसको देखने का नज़रिया जो मंचन रहा है वो पुरुषवादी दृष्टिकोण रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पटना में महिला निर्देशकों से आने से वो एक गैप जो था कि स्त्री की बात नहीं आ पाती थी, चाहे वो मंचन में हो, विषय वस्तु में हो, इनके आने से कुछ अभी पूर्ति हो रही कि अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि महिला निर्देशक तो बहुत कम है। तो मंचन में क्या पुरुष और महिला दोनों निर्देशकों का पक्ष आ पा रहा कि नहीं? कहने का अभी मतलब पूरा पक्ष नहीं आ रहा। अच्छा, वो हम इसलिए कहेंगे कि जी। निर्देशन का मतलब ये थोड़ी है खाली आप मंच पर बैठ करके निर्देशित करें कि उठो कि बैठो, कैसे बोलो कैसे बोलो। जी। आप पूरी तरह से मतलब बिजली का काम कोई लड़की कर रही है कि नहीं, कंप्लीट काम नहीं कर रही है। बिजली का भी काम जाने, जी। मैंने आप मतलब ध्वनि निर्देशन भी करें, जी। आप प्रकाश निर्देशन भी करें, हर तरह का निर्देशन अगर आप करेंगे तब हम मानेंगे कि संपूर्ण स्त्रियों ने इसको लिया है। तो अभी तक ये उधर ध्यान भी नहीं गया है, ठीक आपने ध्यान दिया है। जी। हम नहीं जानते हैं महानगरों का, लेकिन हमारे पटना में अभी तक ध्वनि निर्देशक, प्रकाश निर्देशक कोई स्त्री नहीं है। हाँ, वस्त्र निर्देशक हुई है। जी। वस्त्र का कॉस्ट्यूम लड़कियां कर ले रही हैं, स्टेज लड़कियां की हैं इधर देखा हमने कि संजय ने स्टेज वगैरह में कहा है कि चलो कर लो, और भी लोगों ने कहा होगा, जी। जी। मतलब परवेज वगैरह ने भी कहा होगा। ये लोग नामी निर्देशक हैं बिहार के, जो आप लोग भी जानते हैं उनको, परवेज अख्तर और संजय पंडित, ये लोग जाने माने विख्यात हैं जाने। जी। तो इन लोगों ने कुछ लड़कियों को ट्रेन किया होगा, लेकिन हम तब मानेंगे जब पिन से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा ले। सही बात है। अच्छा मैम, कथा वस्तु में क्या स्त्रियों का मनोभाव आपको मंच पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रस्तुति तो ज़्यादा पुरुष पक्ष द्वारा ही होती है, तो उनकी बातें ज़्यादा आती हैं, या पितृसत्तात्मक जो नज़रिया है वो नज़रिया ज़्यादा मंच पे हावी रहता है। तो स्त्री निर्देशिकाओं से आने से गेस्चर में, सजावट में, संवाद में सब फर्क आ रहा कि नहीं, कि अभी भी बस वही प्रारंभिक स्टेज में? हमको लग रहा है कि अभी तक स्वतंत्र रूप से सोचने वाली निर्देशिका पटना में नहीं दिखी है। अच्छा। बाहर से जो नाटक हम लोगों ने बुलाया है 2-3 दिन बाद महिला निर्देशिकाओं का, सरकार की तरफ से भी हमने बुलाया है और ऐसे भी जी। तो उसमें हमको 2-3 लोगों में लगा, जो जी। हम आपको बता दे रहे हैं। जी। एक उषा गांगुली में लगा था, उषा गांगुली में जो कलकत्ता से हैं। हाँ, उनमें एक कंप्लीट निर्देशिका हमको लग रही थी, और उनकी बात भी मंच पर बिल्कुल स्त्री की तरह समझ में आ रही। जी। और दूसरा हमको लगा उमा झुनझुन वाला नहीं, उमा झुनझुन वाला एक उमा, तो उमा को जो हम बुलाए भी है ना, तो उसको हम कथा पाठ के लिए बुलाए थे जी। उसका नाटक हम आमने सामने नहीं देखे। दूसरी बात हमने देखा है वहाँ की असम की एक रजिया करके हैं, रजिया में जी। हाँ, उनका भी बहुत ही शानदार, और अगर स्त्री विमर्शक, वो स्त्री विमर्श उसका वो नाटक का नाम भूल गए हैं, लेकिन नाटक की कथा वस्तु बड़ी अच्छी थी कि एक नाव जो है तूफान में पड़ जाती है और खाली स्त्रियाँ आई। तो हमारे कोची में भी हम देखते हैं कि
सारी स्त्रियां घास काटने के लिए गए तो पड़ गया अगर मान लीजिए जी तो वो नाटक बड़ा अच्छा थी और हमको मतलब बोलते हैं उस नाटक तो उसमें स्त्री की दृष्टि से कि स्त्री ही सिर्फ है तो कैसे बात तो ऐसा होगा। तो वो सब ऐसा हमारे यहाँ अभी ऐसा बिहार में अच्छा मैम, अभी ये तो आप पटना की बात कर रही थी, बिहार की ये वस्तु स्थिति क्या है रंगमंच पे? और इसको पटना का है भाई। मतलब बिहार की स्थिति वही है जैसे पटना की है? कोई अंतर नहीं। देखिए बिहार में 2 भाषाएं हैं जो हिंदी के अलावे होता रहता है नाटक, जी एक मैथिली एक भोजपुरी। तो मैथिली में तो बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं जी और स्त्रियों की स्थिति मैथिली में हिंदी से भी अच्छी है जी। और इसमें और नाटक के मंचन में, भोजपुरी में कम है मैम ना? निर्देशन में, हर चीज़ में। भोजपुरी में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं है, वहाँ बहुत स्त्रियाँ नहीं हैं स्त्री, जी ज़्यादातर पुरुष ही हैं, कम स्त्रियों का वहाँ पर चलन। अब पता नहीं अपने को पुरुष का प्रतीक मानते हैं क्या मानते हैं, लेकिन वहाँ पर इसमें थोड़ा सा कम है। हमको लग रहा है कमजोरी है। तो ये है बिहार का परिदृश्य। जी और इन दोनों भाषाओं के अलावे जी। जो भी भाषा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हिंदी भाषा में कुछ मतलब हिंदी में तो होवे करता है, अच्छा, और लोक भाषा की बात। और लोक भाषा में नहीं होता? हाँ कहाँ हम देखते हैं और लोक भाषा में मंचन का अभाव है, आप बोल रहे हैं? अभाव। मैम अच्छा, ऐसा कुछ है आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, आपको बताना चाहिए आपके अनुसार, अगर ऐसा है तो? हैं, सारी बातें हो गई मैम ना? मैम काफ़ी बातें अभी हम उषा किरण खान मैम से ज़रूरी मुद्दों पे बात कर रहे थे, उसके लिए मैम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे दिया।